हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिश्र। आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस और उस पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वर्किंग हुआ, क्या उस पर काम हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे हमारे कंट्री का। तो वो स्टार्ट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए केम इनटू फोर्स कभी आया, ये स्टार्ट कब हुआ यूज़ करना। सो इट वॉज केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में ये यूज़ करना शुरू हुआ, ये स्टार्ट किया गया इसको। एंड गवर्नमेंट हैज़ बिन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद से गवर्नमेंट जो काम करने लगा, इस कंट्री को पूरा संभालने लगा, इस पूरे कंट्री का कारोबार जो है अपने हाथों में रखे, तो इसको संभालने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लोग अपना काम करने लगे, संभालने लगे। नेक्स्ट वन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 3 मेन जो एरिया है, उस एस्पेक्ट है, उस पर डिपेंड है। कौन कौन से 3 एरिया है? डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। इस तरह से 3 जो बेसिक बेस है, इस पर ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिपेंड है, इसके ऊपर ही वो बनाया गया है। सो इसको इन डिटेल में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सबसे मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब लोगों की सुनते हैं, यहाँ की पब्लिक की सुनी जाती है। यहाँ पर जो रूलर जो रूल करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड होते हैं यहाँ के। तो ये जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड की वो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या आता है। फर्स्ट वन, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए किसी भी कंट्री में। अगर डेमोक्रेसी है तो उसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल जो पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। पॉइंट वाइज देखते हैं क्या है ये। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एक्चुअल में अगर हमें डेमोक्रेसी लानी है किसी भी प्लेस में, किसी भी कंट्री में, तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लाना चाहिए। मतलब पूरी पब्लिक जो है वो एक साथ तो कोई एक काम नहीं कर सकती है। पूरी पब्लिक एक साथ मिल करके कहीं पर इकट्ठा होकर के आंदोलन मूवमेंट तो करना नहीं है। एक पीसफुली शांति से बात पहुंचानी है जुडिशियल सिस्टम तक, मिनिस्टर्स तक, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चाहिए। जैसे आपके क्लास में जो मॉनिटर्स होते हैं, जो आपके सीआरस होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी क्लास में जो भी प्रॉब्लम इश्यूज चल रही हैं उनको आगे प्रिंसिपल्स तक या किसी टीचर तक पहुंचाते हैं। पूरी क्लास मिलके तो ऑफिस के बाहर आंदोलन तो नहीं करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा तो नहीं करते हैं। कोई एक पर्सन को बोलते हैं कि हाँ आप ये हमारे ओर से बोल करके आओ। तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं और हमारे इश्यूज जो भी है, हमारी कंप्लेंट्स जो है, हमारी नीड्स जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट वन, The Indian people can direct representation in the parliament, state legislature and local government। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है, हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि हमारे ओन जो पीपल है, जो नॉर्मल आम आदमी पीपल हैं, वो लोग खुद गवर्नमेंट में आ सकते हैं, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में आ सकते हैं, जो स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर होता है उसमें आके इलेक्ट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का एक इंडिकेटर क्या है कि हमारे यहाँ पर कंट्री में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, मतलब हमेशा होते रहते हैं। ऐसा नहीं है एक राजा और बाकी सब प्रजा, ऐसा नहीं होता है। हर रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस होते रहते हैं। अगर एक मिनिस्टर हमको पसंद नहीं है, पब्लिक को पसंद नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है वो मिनिस्टर, तो क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट वाले इलेक्शंस में निकाल देंगे और न्यू मिनिस्टर को लेके आएंगे जो हमारे वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो ये क्या करता है, डेमोक्रेसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट वन, increasing participation of the people in the political process shows that the Indian democracy has become successful। जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पावर में आने का, पॉलिटिकल पार्टीज में आने का, वो यंग पीपल का, हर एक पीपल का, जो नॉर्मल पीपल्स है वो लोग, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कि वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल वर्किंग में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है, सक्सेसफुल है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वन, राइट टू वोट। राइट टू वोट क्या बनाता है हमको एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। इसके पॉइंट्स देखते हैं।
प्रोविजंस टू ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट, हमारे यहाँ पर प्रोविजंस है, जो भी अडल्ट पर्सन है, जो भी मैच्योर हो चुके पर्सन है, वो लोग, उन लोग का राइट है कि वो लोग वोट कर सकते हैं, वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। नेक्स्ट वन देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मेन एंड वुमेन अबोव द एज ऑफ 21 ईयर्स। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने एडल्ट्स को जो 21 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, यंग पीपल, उन लोगों को ये वोट, उन लोगों को ये राइट दिया कि वो लोग वोट कर सकते हैं, वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 21 ईयर्स पे जो मैच्योर पीपल हो जाते हैं, वो यंग पीपल्स क्या, वो लोग थोड़ा सोच समझ सकते हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, किसी के मतलब कि फेवर में नहीं आ जाते, गो विद द फ्लो वाला थॉट नहीं होता है उनके माइंड में। तो इस तरह से समझदार पर्सन को वोट करने का अधिकार होता है। इंडिपेंडेंस के बाद ये 21 ईयर्स का एज था, बाद में इसको रिड्यूस कर दिया गया इस एज को, वोटिंग एज को। वो क्या था? द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, यानी कि वोटिंग एज जो थी बाद में इसको कम कर दिया गया, 21 से 18 ईयर्स तक रिड्यूस कम कर दिया गया फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट टू द यंग जनरेशन इंडिया। और ये क्यों किया गया? ताकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, यानी यंग पीपल जो है उसमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, और यंग थॉट, यंग जो एनर्जी है, यंग जो पर्सपेक्टिव है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आ सके। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज इट मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इसकी वजह से, राइट टू वोट की वजह से, यानी कि सारे पीपल्स जो है वो वोट कर सकते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें किसके फेवर में नहीं होना है, किसके फेवर में हमें जाना है। तो ये जो राइट टू वोट वाला सिस्टम है, ये हमारे कंट्री को, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री बनाता है। नेक्स्ट वन, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। इंडिया के पास इतने वोटर है, इतने पर्सन है, ह्यूमन पावर है, कि पूरे वर्ल्ड में जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी नेशन हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें जो इंडिया है वो टॉप पर है, टॉप रैंकिंग पर है डेमोक्रेटिक नेशंस में। नेक्स्ट देखते हैं। दिस चेंज इज़ नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। ये जो चेंज है, ये जो नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा है हमारे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में, जो क्वांटिटी में ज़्यादा है वोटर्स, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव है, यानी कि क्वालिटी भी है इसमें। नंबर ऑफ वोटर्स जो है हमारे यहाँ पर ज़्यादा इन लार्ज क्वांटिटी में, ये क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो यंग जनरेशन है, यंग पीपल्स है, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि आपको पॉइंट में दिया है। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव, क्वान्टिटी में ही नहीं है, बट ऑल्सो क्वालिटेटिव, एज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स। एक्टिव सपोर्ट ऑफ न्यू जो यंग सपोर्टर्स है, न्यू वोटर्स है, उनकी वजह से न्यू पार्टीज भी बन रही है, और इससे पॉलिटिकल पार्टीज न्यू बनने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ का डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो स्ट्रांग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करना। अभी डिसेंट्रलाइज क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, बताती हूँ। पहले डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को समझते हैं, फिर आगे पॉइंट को समझते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पूरा जो पावर है, जितने भी चीज़ों का, कामों का पावर है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है, वो एक जगह ही कॉन्सेंट्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर आपके घर में कोई भी काम करना है और सारा काम किसी एक बंदे पर आ गया, तो वो बंदा टायर्ड हो जाएगा, बोर हो जाएगा, और वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा उस काम में। तो किसी भी चीज़ में क्वालिटी लाने के लिए, उसको स्ट्रांगली अच्छी तरह से करने के लिए, वो उस काम को बांट देना चाहिए यहाँ वहाँ सभी मेंबर्स में। फॉर एग्जांपल, कुछ काम आप एक कर लो, कुछ काम दूसरा पर्सन कर लेगा। तो ये जो पावर बांट देने से क्या होता है, उसमें क्वालिटी आती है। उस काम में क्वालिटी आने के लिए क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क करना चाहिए। ऐसे ही डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। क्या है, पॉइंट में देखते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर। ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है मिसयूज ऑफ पावर को। फॉर एग्जांपल, अगर एंशिएंट ओल्डन डेज में जो किंग रूलर्स हमारे यहाँ पर होते थे, वो लोग क्या करते थे, सारा पावर जो एक किंग के हाथ में था, पूरी कंट्री, पूरा जो भी रीजन था, वो पूरे एक रूलर संभालता था। तो उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। मतलब अगर राजा अच्छा तो प्रजा तो अच्छी, और अगर राजा अच्छा नहीं तो बोलते हैं ना, चौपट अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा होता था। तो यानी कि राजा अच्छा रहेगा तो ठीक है, पावर यूज़ करेगा अच्छे से, लेकिन अगर राजा ही अच्छा नहीं है तो वो रूल जो करेगा वो मिसयूज़ करेगा, अपने पावर को मिसयूज़ करेगा और लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा, परेशान करेगा, इश्यूज़ क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ये सारे इश्यूज़ ना आए, इसलिए सारे पावर्स को क्या डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट वन देखते हैं।
क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसकी वजह से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है हर किसी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। अगर डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी रहेगी तो कोई भी इंसान, कोई दूसरा पर्सन भी अगर सोचता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है और मिनिस्टर बनना है या एमएलए बनना है, कुछ भी मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है, तो वो आके स्टैंड ले सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, कंपटीशन में आ सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता है लोगों का। नेक्स्ट वन, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वेयर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारे न्यू अटेम्प्ट्स किए गए, बहुत सारे न्यू पॉलिसीज लेकर आ गए ताकि जो मिसयूज ऑफ पावर है, जो सेंट्रलाइजेशन पावर है, वो चेंज हो जाए और डिसेंट्रलाइज सब कुछ हो जाए और बेटर वे हो। और इसी के लिए, इसी थॉट में नेक्स्ट आए द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट लेकर आते हैं चेंजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल्स पॉलिसीज के लिए। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। और इसमें ये लेकर गया कि लोकल सेल्फ गवर्निंग में जो कोई भी पर्सन है वो आ सकते हैं, इसमें चेंजेस लाया गया, वो स्टेटस जो है वो चेंज किया गया, लाया गया। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज RTI 2005। RTI 2005 क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको इन शॉर्ट ब्रीफली देखते हैं। सो सिटीजन्स एम्पावरमेंट इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो सिटीजन्स एम्पावरमेंट होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। क्यों? ताकि डेमोक्रेसी वो बेटर हो सके, वो सक्सेसफुल हो सके। किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी अगर हमें अच्छे से लाना है, उसको बढ़ाना है और एक गुड क्वालिटी का डेमोक्रेसी लाना है कंट्री में, तो वहाँ के जो सिटीजन्स है, वहाँ के जो पीपल्स है, आम आदमी है, उन लोग को एम्पावर करना है, उनको इन्हेंस करना है, उनको डेवलप करना है, और ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट वन, increase communication between citizens and government helps in growth of democracy and trust between them। यहाँ पर जो होता है, जो लिंक होता है, यानी पीपल्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो लिंक होता है, वो लिंक जो है क्रिएट करना होता है। और उससे क्या होता है, वो उन लोगों में ट्रस्ट होता है, पीपल्स में और गवर्नमेंट में। पीपल्स को ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट जिसको हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए वेलफेयर के लिए काम करेगा, हमारे इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करेगा, हमारे कंप्लेंट्स जो है वो सॉल्व आउट करेगा। तो ये जो ट्रस्ट बना रहता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट वन देखते हैं। सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो सिटीजन्स है उन लोग को राइट होता है जानने के लिए कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, और घोटाला ना हो इसीलिए क्या होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक्ट आया ताकि हम हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी समझ सके, हर चीज़ की, उसमें क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, कितने खर्च कर रही है, कितने टैक्स ले रही है और वो कहाँ पे कर रही है, वो सारी ट्रांसपेरेंसी हो गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। नेक्स्ट वन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस। और ट्रांसपेरेंसी, ये जो ट्रांसपेरेंसी है कि जो भी गवर्नमेंट बॉडी है और जो भी आम आदमी पब्लिक है, उन लोग के बीच में जो वर्किंग कंडीशन है, वो सारे काम जो ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से एक गुड हॉलमार्क है, बहुत अच्छा है गवर्नमेंट के लिए और वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए। ताकि क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी अच्छी हो, इसीलिए जो काम है वो ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए कि कितने टैक्स हम पे कर रहे हैं आम आदमी और कितना जो खर्च है वो गवर्नमेंट कर रहा है। तो इस तरह से वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं। आफ्टर द ईयर 2000 के बाद क्या होता है, द होल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज। पूरा जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है वो चेंज हो गया 2000 ईयर के बाद। 2000 ईयर इन द ईयर्स ऑफ 2000 पूरा डेमोक्रेटिक जो है वो रिफॉर्म जो है चेंज हो गया। और क्या चेंज हो गया, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वेयर कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ सिटीजन। और जो डेमोक्रेटिक जो कंडीशन थी, डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म था, वो किस तरह से कंसिडर किया गया, राइट ऑफ सिटीजन, यानी सिटीजन्स के को राइट दे दिया गया कि आपको ये राइट्स है और आप हमारे साथ ये काम कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, ये आपके पास राइट्स है। नेक्स्ट वन देखते हैं। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। सोशल जस्टिस और इक्वलिटी क्या होता है, सोशली जो भी हमें जस्टिस मिलता है कि हाँ हमें हमारे साथ ये गलत हुआ, हमको जस्टिस चाहिए, ये सोशली जो भी हम लोग कंप्लेन करते हैं, आपको बहुत सारे न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं। तो ये सोशल जस्टिस क्या होता है और इक्वलिटी क्या होता है, इक्वल जो हमें इक्वल रहना है, मेन एंड वुमेन इक्वल रहने चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब क्या टर्म्स है वो समझते हैं पॉइंट वाइज। नेक्स्ट वन पॉइंट में देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द गाइडलाइंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो बना करके मिला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बना के दिया है, उसमें एक एक बारीकी से सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया हुआ है कि एस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन, किस पर बेस होना चाहिए, जो न्यू सोसाइटी बेस्ड करना है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, दैट इज
टू रिमूव दो सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस। उन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देना चाहिए जो सोशल इनजस्टिस के लिए कारक हो, सोशल इनजस्टिस के रीज़न हो, उन सबको रिमूव कर देना चाहिए। जैसे कहीं पर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, या कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ भी गलत काम हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कुछ भी मतलब इनजस्टिस वाला काम हो रहा है, तो उन सारे सोशल एलिमेंट्स को हटा देना चाहिए। उन लोग को पनिशमेंट देने का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वन देखते हैं, जस्टिस एंड इक्वलिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस। जो हमें जस्टिस और इक्वलिटी मिलती है वो सोशल एम है, और ये कहाँ पर आता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर। जो सुपीरियर इन्फीरियर का जो थॉट है वो निकाल देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेस पर, रिलीजियस के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, जेंडर के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, रेस एंड प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों पर जो सुपेरिटी और इन्फीरियरिटी वाली जो कास्ट है, वो जो ये जो टर्म है ये ख़त्म कर देना चाहिए। आप अमीर हम गरीब, और आप अपर क्लास के हम लोअर क्लास के, मतलब ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वाला जो टर्म है ना, ये ख़त्म कर देना चाहिए। इससे ही सोशल जस्टिस मिलेगा और इक्वलिटी मिलेगी पब्लिक को। नेक्स्ट वन देखते हैं, टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के उन सबको मेन स्ट्रीम यानी कि एक पाथ पर, एक लाइन पर लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपर लेवल का है तो वो उसके लिए अलग से एक स्पेशल रूट रहेगी, और जो लोअर लेवल के पीपल है उनको एक अलग से स्पेशल रूट रहेगी, ऐसा नहीं है। सभी पब्लिक यहाँ पर इंडिया के जो सिटीजन्स है और सबके लिए सेम रूल अप्लाई होता है, सब लोग सेम है यहाँ पर, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट a process of accommodating different sections in society. Democracy helps in reducing social conflict. डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब खत्म होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग आपस में नहीं सॉल्व करते, वो हम लोग गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास जाते हैं, जो इश्यूज़ खत्म करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो गया है डेमोक्रेसी की वजह से। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स करते हैं, किसी तरह के पब्लिक के लिए रिजर्व कोटा रखा जाता है कि इतने % पीपल्स को, ये कास्ट के पीपल्स को हम लोग ये रिजर्वेशन देते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन सीट्स है वो पॉलिसी क्यों लाई गई है, क्या ज़रूरी थी उसकी, क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी, वो पॉइंट में देखते हैं। सो पॉइंट वाइज, फॉर दो सेक्शंस, उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सालों से उनको क्या था, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था उस सेक्शंस के पीपल्स को, लोगों को, जिन लोगों को सोशली उन लोगों को डिप्राइव कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो ये स्टार्ट किया गया इस पॉलिसी को। नेक्स्ट वन, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर कीप्ट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। और जो एजुकेशन, कुछ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल जॉब्स वगैरह है, वहाँ पर आपने देखा होगा SC और ST OBC बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लिए कोटास होते हैं, कुछ % सीट्स वहाँ रिजर्व की जाती है कि वो सीट में जो दूसरे नॉर्मल पीपल्स है उन लोग को नहीं वहाँ पर अवेल किया जाएगा, उन लोग को जॉब नहीं दी जाएगी, उन लोग को एडमिशन नहीं मिलेगा एजुकेशन के लिए, वो सीट रिजर्व होती है। और उस कास्ट, जो कोटा वाले कास्ट के जो होते हैं रिजर्व वाले, उन लोग के लिए रखा जाता है कि वो पीपल को ही वहाँ पर रखा जाएगा, वो पीपल्स को ही वहाँ पर अलाउ किया जाएगा ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट वन देखते हैं, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया SC ST और OBC, ये जो तीनों कास्ट है, इन लोग के लिए कुछ % ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व रखा जाता है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंटल जॉब्स में, बहुत सारे प्लेसेस पे जो गवर्नमेंट बेस पर होते हैं, वहाँ पर रखा जाता है कुछ % ऑफ सीट्स जो रिजर्व रखते हैं इन कास्ट बेसिस पे। नेक्स्ट वन देखते हैं, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। जो एट्रोसिटी एक्ट है उससे बचाने के लिए, जैसे कि जो अत्याचार हो रहा है पीपल्स पे, जो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, वो ना हो सके, वो शेड्यूल्ड कास्ट वाले को और ट्राइब वाले जो पीपल्स है उन लोग के पर इतनी प्रॉब्लम ना आ सके, इश्यूज ना हो, उससे बचाने के लिए एक्ट लाया गया। उस एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये एक्ट क्या है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर स्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। और ये जो एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस के लिए और इक्वलिटी के लिए, यानी कि जस्टिस भी मिले उन पीपल्स को और इक्वल भी अपॉर्चुनिटी मिले उनको। ऐसा नहीं है कि वो लोअर क्लास के है तो उनको किसी भी दूसरे छोटे मोटे स्कूल में डाल दो, किसी छोटे मोटे जॉब पे रख दो, ऐसा नहीं है। उन्हें अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है, जहाँ पर अपर क्लास का बच्चा पढ़ेगा वहाँ पर वो शेड्यूल कास्ट का भी बच्चा पढ़ेगा, जहाँ पर अपर क्लास का बच्चा जॉब करेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको, तो लोअर क्लास का बच्चा भी जाकर के वहाँ जॉब करेगा। तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए हो गया है इस एक्ट के वजह से। नेक्स्ट वन,
This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribe and any atrocity committed against them in the लेबल फॉर पनिशमेंट। और ये जो एक्ट लाया गया है वो उन लोग के, उन पीपल्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब कास्ट पीपल्स के लिए है, उन पीपल्स के जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अपने कास्ट के बेस पर उनको अलग कर दिया गया है, उनको अछूत मान दिया गया है, उनको वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती है एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए। तो ये एक्ट जो है वो उनको आगे लेके आता है, उनको सपोर्ट करता है। आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी हमारे सिटीजन्स हो, इंडिया के सिटीजन्स आप भी हो, तो आपको भी आगे आना है। तो उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया। और उन लोग को उन लोग के ऊपर कोई एट्रोसिटी करता है, कोई अत्याचार करता है, कोई परेशान करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उन लोग को पनिशमेंट देने का भी प्रोविज़न है इस एक्ट में। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा है आपको। सो प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़ पीपल, यानी कि बहुत कम कुछ ऐसे जनजाति हमारे यहाँ होते हैं जो बिल्कुल बहुत कम हैं, बहुत ख़त्म हो रहे हैं, उन लोग की जो कल्चर है, उन लोग सोसाइटी सिस्टम वो ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे माइनॉरिटी पीपल्स जो है, माइनॉरिटी कास्ट वाले पीपल्स जो हैं, उन लोग के लिए भी प्रोविजंस है अलग से। वो क्या है वो पॉइंट्स में देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ पीपल है उन लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग से प्रोविजंस किए हैं। और नेक्स्ट वन, adopted policies for minorities to provide them to opportunity for the educational employment। सेम थिंग, उन्होंने रिजर्वेशन कोटास वगैरह रखा है ताकि उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सके एजुकेशन के लिए भी और जॉब के लिए भी। पढ़ के भी आगे बढ़ो और पढ़ लिख के अपना टैलेंट भी दिखाओ, जॉब भी करो, बराबर आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने अच्छे से उसको बनाया है, उसमें बारीकी से हर एक चीज़ के बारे में ध्यान दिया है। और उसमें ये भी ध्यान दिया है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, उनके लैंग्वेज के ऊपर, उनकी कास्ट के बेस पर, उनके रेस के बेस पर, उनके रीजन के बेस पर, उनके लैंग्वेज के बेस पर, जेंडर के बेस पर, कोई भी बेस क्यों ना हो, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, प्रोहिबिट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट दियर राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर, एजुकेशन राइट्स। और इस सारे प्रोविजंस माइनॉरिटी को मिले हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायलेंस होता है, वो सब ना हो, इन सब के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, इन सब के लिए पॉलिसीज बनाए गए, ये एक्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविज़न फॉर रिप्रेजेंटेशन। जो विमेंस है सबके लिए यहाँ पर कोटा दिया है, जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, वो उन सब के लिए यहाँ पर प्रोविजंस दिए। लेकिन विमेंस स्टार्टिंग से, ओल्डन डेज से विमेंस को घूंघट में रखा है, पर्दे में रखा है। उन लोगों को भी आगे आने का जो हक है, जो राइट है वो होता है। उन लोग भी जैसे मैन होते हैं, वो सोशली उनके पास जो भी टैलेंट होते हैं, जो भी काम करते हैं और जो भी उनके पास थॉट्स होते हैं, तो इस तरह जो उनके पास क्वालिटी होती है, मेन के पास, विमेंस के पास भी वैसे ही होती है। तो उनको डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? उनको भी वो क्वालिटी है, उनके पास भी वो टैलेंट है जो वो लोग शो कर सकते हैं। तो वो शो करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको पर्दे से बाहर निकालना है, उनको भी राइट देना है ताकि वो लोग भी अपना काम बता सके, अपना टैलेंट बता सके। तो ऐसा एक एक्ट लाया गया विमेंस के लिए, तो जो उनका राइट्स को प्रिवेंट कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। वो क्या है देखते हैं। पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो पॉलिसी है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों लेवल पर जो है वो अडॉप्ट किया गया है, यूज़ किया गया है, अपने काम में लिया गया है। और ये क्यों लिया गया? वो टू रिमूव इलिटरेसी अमंग वुमेन्स, रिमूव करने के लिए जो इलिटरेसी वुमेन्स में जो पढ़ाते नहीं, ऐसे बोलते थे पहले ओल्डन डेज में कि वुमेन्स को पढ़ लिख के क्या करना है, चूल्हा चौका ही तो करना है। तो जो थॉट था, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का जो थॉट था, उसको ख़त्म करने के लिए, वुमेन्स में इलिटरेसी वो ख़त्म करने के लिए इस एक्ट को लेकर आए। नेक्स्ट वन, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर दियर डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसीलिए ये जो पॉलिसी है वो ये पॉलिसी लेकर आए। नेक्स्ट वन, द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड। और वुमेन्स जो है वो मतलब कि कुछ भी नहीं है और उनका कुछ भी नहीं है सोशली, वो जस्ट एक लेबर हैं, ऐसा थॉट रखने वाले जो होते हैं उनके लिए एक रिप्लाई था ये एक्ट कि जो प्रॉपर्टी है, जो फादर का और हस्बैंड का, दोनों के प्रॉपर्टी में विमेंस का हक होता है। क्योंकि जब से वो जन्म लेती हैं और जब तक उनकी मैरिज शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने जो फादर मदर है उनको ख्याल रखती हैं और शादी के बाद अपने इन लॉज के फैमिली को ख्याल रखती हैं। तो उनका हक दोनों जगह बनता है, दोनों की प्रॉपर्टी में उनका विमेंस का जो है वो
हक होता है, प्रॉपर्टी में राइट होता है उनका, इक्वल शेयर होता है। नेक्स्ट वन डाउरी प्रोविजन एक्ट है, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, प्रोविजन एक्ट है, और बहुत सारे प्रोविजन है विमेंस को आगे लेके आने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, कोई इशू ना हो, इन सबको खत्म करने के लिए इस प्रोविजन को, इस एक्ट को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वन The 73rd and 74th Amendment reserve 33% of seats of women in the local self-government institution। और 73rd और 74th जो अमेंडमेंट आया था उसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि वुमेन्स को 33% जो है वो सीट रिजर्व है वुमेन्स के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, गवर्निंग सिस्टम में, उनकी जो गवर्नमेंट में आते हैं तो उसमें वुमेन्स भी गवर्नमेंट में आ सकती है, मिनिस्टर्स बन सकती है। 33% ऑफ वुमेन्स जो है वो लोग, उन लोग का राइट है कि वो लोग आ सकती हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ में। नेक्स्ट वन दिस परसेंटेज हैज़ बिन रेज टू 50% इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। और ये जो 33% नेशनल लेवल पर जो परसेंट था, रिजर्व था कि वुमेन्स जो है 33% वुमेन्स जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम में आ सकती हैं, और ये जो परसेंट है 33% ये कुछ कुछ स्टेट में बढ़ा दिया गया, 50% कर दिया गया है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी 50% ऑफ वुमेन्स का एक रिजर्व रखा गया है कि वो गवर्नमेंट में, वो मिनिस्ट्री में आ सकती है, इलेक्शन प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज में आ सकती है। नेक्स्ट वन देखते हैं laws relating to women and provision, same thing। नेक्स्ट वन देखते हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बिन स्टैब्लिश। एक नेशनल कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया वुमेन्स के लिए, उनके एम्पावर के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। एंड सिमिलर कमीशन हैज़ ऑल्सो एग्जिस्टेड स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पर तो एक कमीशन था ही, साथ में स्टेट लेवल पर एक कमीशन स्टार्ट किया गया वुमेन्स की पावर के लिए, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो एक कमीशन था लेकिन वो कैसे ओवर था, बहुत बड़े लेवल पर, वास्ट लेवल पर था कि नेशनल लेवल पे वो बहुत डिटेलिंग में वुमेन्स को ध्यान नहीं दे पाएगा, इसलिए हर एक स्टेट लेवल पर भी एक कमीशन स्टार्ट किया गया, फाउंड किया गया, स्टैब्लिश किया गया वुमेन्स के इश्यूज़ को देखने के लिए, उनके जो राइट्स है, रिजर्व वाला सिस्टम है, उनके राइट्स वाला सिस्टम है, इन सबको देख रेख करने के लिए एक अलग से कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट वन द एक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जो डाउरी में अगर डाउरी नहीं लेके आई वुमेन्स और उनको बर्न कर दिया, जला दिया, बहुत सारे इश्यूज आपको सुनने मिलते होंगे न्यूज़ में, वुमेन्स पर अत्याचार, वायलेंस हो रहा है किसी काम के लिए, मनी के लिए, डाउरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इन सब से बचाने के लिए इस प्रोविज़न को आगे लेकर आया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट वन प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ स्टीम ऑफ वुमेन। और इस लॉ की वजह से जो वुमेन्स है उनके सेल्फ स्टीम को, डिग्निटी को के बचाया गया है, उनको संभाला गया है, उनको आगे बढ़ाया गया, उनको डेवलप किया गया है, एम्पावर किया गया है, बहुत सारी चीज़ें की गई है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो रोल ऑफ जुडिशरी। अब नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशरी का रोल क्या है। डेमोक्रेसी में इतना कुछ देख लिया लोगों ने, क्या क्या राइट्स थे, क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या पॉलिसीज थी। अब रोल ऑफ जुडिशरी सिस्टम, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा जस्टिस देने वाला जो सिस्टम है, वो क्या काम करता है, किस तरह से वो देखते हैं। ओके, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस इक्वलिटी। ये जो जुडिशरी सिस्टम है ये करता है हमें स्ट्रेंथ बनाता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि हमारा जो गोल है हम लोग अचीव कर सकते हैं। कौन सा गोल हमारा, जस्टिस लाने का, सोशल जस्टिस लाने का और इक्वलिटी लाने का, सोशल जस्टिस इक्वलिटी हो सके, इस एम को लाने के लिए, इस पे एम को पूरा करने के लिए ये जुडिशरी सिस्टम जो है वो हमें हेल्प करता है, जुडिशल एरिया जो है हमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। द जुडिशरी हैज़ ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमेशा ध्यान रखता है, किस बात का ध्यान रखता है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, वो ध्यान रखता है कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वो हमेशा ध्यान रखता है कोई भी जो काम होता है, कोई भी पनिशमेंट किसी को देना और क्यों देना चाहिए, पनिशमेंट क्यों नहीं देना चाहिए, इन सब में वो क्या ध्यान देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, प्रोविजंस जो बना हुआ है उस पर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है उनका क्या थॉट है, क्या सोच कर उन्होंने ये रूल्स वगैरह लेकर आए, पॉलिसी लेकर आए, उन सबको ध्यान में रख के किसी भी चीज़ के लिए किसी को पनिशमेंट मिलती है, कोई पॉलिसी जो है अप्लाई की जाती है, तो यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम का ये काम होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसका बेसिक फ्रेमवर्क, जो बनावट है, वो बेसिक थिंग क्या है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक दोज चेंजेस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत
पहले से ही बनाया हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बनाया है, इतना इन डिटेलिंग इसको बना के रखा हुआ है, बारीकी से हर एक चीज़ को, करैक्टर को समझ करके, देख करके। तो लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे न्यू सोशल इश्यूज आते हैं, जो सोशल कंडीशन चेंज होते रहते हैं, इसीलिए चेंजेस लाते रहना चाहिए। कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो चेंजेस है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लाते रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस हम ला सकते हैं, लेकिन ये पावर सबके पास नहीं होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे इस कंट्री का। ऐसा हर किसी के पावर नहीं होती है। वो चेंज करने के लिए जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर होता है, और जुडिशरी सिस्टम के पास भी ये पावर होता है। लेकिन वो चेंज क्यों करेंगे, किस रीज़न पे करेंगे, वो रीज़न भी ध्यान देना चाहिए। सो द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर। जो जुडिशरी सिस्टम है उन्होंने एक्सेप्ट किया इस पावर को कि पार्लियामेंट में जो है वो चेंज कर सकते वो लोग, पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेकिन किस प्रॉब्लम में, किस सिचुएशन में वो चेंज कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, पॉलिसीज़ को, वो प्रोविजंस देख लेते हैं, वो रीज़न देखते हैं। सो बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिक द लिमिटेशंस ऑफ दिस पावर। लेकिन उनके पास वो लिमिटेशंस भी है पावर का, कि पावर को मिसयूज़ ना कर सकते। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही बदलाव कर सकते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज नहीं कर सकते हैं कंट्री का। सो द जुडिशरी हैज़ टेकन द स्टैंड दैट द पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी सिस्टम है वो ये फोकस करते, ध्यान देती है कि जो पार्लियामेंट जो है चेंज कर रही है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो चेंज कर रही है, तो उसमें जो पॉलिसीज़ के बारे में चेंज कर रहे हैं, तो वो बेसिक फ्रेमवर्क जो है, जो बेसिक थिंग है वो चेंज ना हो, बस कुछ प्रोविजंस में जो ज़रूरी है वो बदलाव हो, पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज ना हो। यानी कि बेसिक फ्रेमवर्क क्या था कि सोशली जो पब्लिक है उनके वेलफेयर हो सके, उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आ सके। इस फ्रेमवर्क का, इसका जो बेस था फ्रेमवर्क का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फ्रेमवर्क का बेस जो है वो चेंज ना हो, इस पर ध्यान देते हुए जो पार्लियामेंट जो है वो चेंजेस कर सकती है प्रोविजंस में। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, सिग्निफिकेंट जुडिशरी डिसीजन। जो जुडिशरी डिसीजंस होते हैं उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखते हैं। सो द प्रोटेक्शन प्रोवाइड द सिटीजन्स बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते रहते हैं वो डिपेंड करते हैं जो जुडिशरी सिस्टम में जो डिसीजंस होते हैं उसके बेस पर। जो जुडिशरी सिस्टम में जो जस्टिस लाया जाता है, जो प्रोविजंस लाए जाते हैं, उसके बेस पर, उनके डिसीजन पर ही जो होते पूरा डिपेंड होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, जो हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम है वो सब कुछ। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिस पे कोर्ट जो है वो जजमेंट ला सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट है? सो हैज़ जजमेंट इंक्लूड राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ हॉनर ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन, वीमेंस के ऑनर के लिए और डिग्निटी के लिए, कि वीमेंस का जो एम्पावर करने का जो रूल है, वो जो पॉलिसी वो चेंज ना हो, कोई उनको मिसयूज़ ना करे, तो इस पर भी वो चेंजेस आ सकती है। जजमेंट जो कोर्ट के जज है वो चेंज कर सकते हैं, जजमेंट ला सकते हैं। एंड इंडिविजुअल फ्रीडम जो मिला हुआ है, एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, ये सारे टॉपिक्स पर जो है चेंजेस आ सकते हैं। कोर्ट जो है वो जजमेंट दे सकता है, न्यू प्रोविजंस ला सकते हैं। तो इस तरह से आपके चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये चैप्टर था, वर्किंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आपका खत्म होता है चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर पूछना, आई एम श्योर कि मैं उसे क्लियर करूँगी। और तब तक इस लेक्चर को बिल्कुल कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।